All right. Before we start today's session, let us revise the expression for centripetal acceleration जो हमने last session में revise किया था. I mean not revise, but we went through that derivation. तो idea बहुत simple था. हमें क्या find करना है? Expression for centripetal acceleration. And you know, whenever you talk about centripetal acceleration, you are talking about a particle performing uniform circular motion. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा देता हूँ इनिशियली, क्योंकि यू नो सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन. तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है. इमेजिन द पार्टिकल इज इनिशियली एट सम पोजिशन ए. This particle is performing UCM in anti-clockwise direction with constant speed. क्या constant है? Speed. Velocity is not constant because you now know velocity is changing its direction. So velocity is tangent at every point. So initially the particle is at point A. After some time t, the particle is at new position B. तो कुछ देर के बाद वो पार्टिकल B पोजीशन पे आ जाएगा. एंड जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस पार्टिकल का पोजीशन हम एक वेक्टर से बताते हैं और वो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज, मतलब फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस. एंड दिस वेक्टर वी डिनोट बाय आर बार, बिकॉज ये रेडियस वेक्टर है, इसके लिए हम आर बार से डिनोट करते हैं इसको. राइट. सो यू शुड नो इन टाइम टी पार्टिकल ए से बी गया तो उसने एक एंगल बनाया सेंटर पे थीटा. और बाय डेफिनेशन अगर आपको याद होगा एंगुलर स्पीड का डेफिनेशन था थीटा अपॉन टाइम. एंगुलर स्पीड इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल पर सेकेंड. एक सेकेंड में ये जो पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है उसने कितना एंगल बनाया है सेंटर पे, दैट इज एंगुलर स्पीड. सो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज नथिंग बट थीटा बाय टी. ये डेफिनेशन है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर सेकेंड. ये सारे डेफिनेशन हमने कल लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. राइट. तो बेसिक है बहुत. एक पार्टिकल था जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब हर एक सेकंड में इक्वल एंगल कवर करेगा. इनिशियली पार्टिकल कहाँ था? ए पोजीशन पे. आफ्टर टाइम टी वो कहाँ पे आ गया? न्यू पोजीशन पे बी पोजीशन पे इन टाइम टी. तो जब ए से बी गया तो इट हैज मेड सम एंगल एट द सेंटर, तो एक एंगल बन गया थीटा. बाय डेफिनेशन एंगुलर स्पीड जैसे लीनियर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वैसे एंगुलर स्पीड एंगुलर डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. तो ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज ओमेगा इनटू टी, इतना पता होना चाहिए. सो थीटा इज ओमेगा इनटू टी. दिस इज व्हाट यू शुड नो. नाउ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आपको पता है किसी भी टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर. और हमने इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स निकाले थे. दो कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हो आप जहां पे पार्टिकल होगा उस पोजीशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो पार्ट आएगा दिस इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स. तो इसको आर एक्स बार भी लिख सकते हो या इसको आर एक्स आई कैप भी लिख सकते हो. सिमिलरली ये जो कंपोनेंट है दिस इज आर वाई बार. तो रेडियस वेक्टर आर बार you can write as rx bar plus ry bar. So radius vector you can write in terms of x component and y component. और आपको पता तो है x component x direction is I cap and y direction is j cap. तो इसी को आप लिख सकते हो rx I cap plus ry j. So you have radius vector r bar in terms of x component and y component. अब from basic trigonometry आपको पता होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लेता हूँ, so if I take cos theta, by definition cos is adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side is rx and hypotenuse is r.
तो आपको यहां से मिल जाएगा आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप साइन लेते हो तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये मिल जाएगा आर वाई अपॉन आर, देयरफॉर आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर एक्स और आर वाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आर बार इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे। तो आपके पास रेडियस वेक्टर है इन टर्म्स ऑफ थीटा, there is you have radius vector in terms of theta, therefore r bar equal to r cos omega t I cap plus r sin omega t j cap। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ r omega t एंड डायरेक्शन। तो केस इज वेरी सिंपल, प्रोवाइडेड आपको बेसिक वेक्टर्स पता होना चाहिए, एक वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। लेट्स से तो आपके पास पोजीशन वेक्टर है, हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब पता लगेगा, जब वेलोसिटी पता होगा। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। एक सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज हुआ, दैट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज गिवन बाय अब ये इतनी बार हमने किया है कि अब याद हो जाना चाहिए डी आर बार बाय डी टी। पोजिशन पर सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी। सो डी आर बार बाय डी टी दैट इज वेलोसिटी। तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आर का। सो डी डी टी और आर आपके पास ऑलरेडी है, आर इज आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज में मैंने बहुत बार बताए हैं एंड आई विल रिपीट अगेन, नो इश्यूज विद दैट। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग से लेना पड़ेगा। तो यू विल राइट डाउन वी बार इक्वल टू पहला टर्म डी डी टी ऑफ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस डेरिवेटिव डी डी टी ऑफ आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये डेरिवेटिव को प्रोनाउंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, डी डी टी ऑफ भी बोलते हैं, मतलब डी अपॉन डी टी, राइट। डेरिवेटिव ऑफ ऐसा भी बोलते हैं, डी बाय डी टी ऐसा भी बोलते हैं। सो डोंट वरी, अगर मैंने डी डी टी ऑफ बोला मतलब डेरिवेटिव ही ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ बोला तो भी डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डी बाय डी टी बोला तो भी डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो इसको प्रोनाउंस करने के देयर आर मेनी वेज, तो डोंट वरी। देन मैंने आपको रूल्स बताए थे, कभी भी कांस्टेंट को बाहर निकालो। अब पार्टिकल यहाँ पे हो, पार्टिकल कहीं पे भी हो, रेडियस चेंज होने वाला है क्या, नहीं, रेडियस विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसके लिए रेडियस इज कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। तो फिर डी डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस आर डी डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी जे। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा। तो याद रखना, जिनको नहीं पता मैं वापस बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। इसमें ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने बोला ही है यूसीएम है। यूसीएम मतलब स्पीड कांस्टेंट, स्पीड मतलब ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट। तो ओमेगा को बाहर लिख सकते हो। तो फाइनली you will get derivative of cos omega t as minus omega sin omega t। cos omega t का डेरिवेटिव माइनस sin omega t into डेरिवेटिव ऑफ omega t। omega t का डेरिवेटिव निकालते वक्त ओमेगा बाहर रखो क्योंकि कांस्टेंट है, तो बचा dt by dt, dt upon dt 1 हो जाता है, तो हम लिखते नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t, और ये मैंने यहाँ लिखा है विथ डायरेक्शन आई कैप प्लस। अब सेकेंड टर्म में आर तो आउटसाइड ही है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव वापस से मिलेगा ओमेगा जे के, राइट। तो ये आपको मिल गया बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी
जे कैप। ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। तो जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका ये वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस, मतलब एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि विथ टाइम पोजीशन चेंज होगा, तो विथ टाइम वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब विथ टाइम ये भी चेंज होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आपको अल्टीमेटली फाइंड करना था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज given by a bar equal to dv bar by dt equal to, अब ये v बार आपके पास ऑलरेडी है, तो d dt ऑफ पहले टर्म में आपके पास है माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस डी डी टी ऑफ आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। फिर वही रूल। तो इनफैक्ट फिजिक्स में फिजिक्स कम और मैथ्स ज्यादा, और मैथ्स में भी डेरिवेटिव्स में वही करना है। कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर रखना है, फिर डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए बार इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, वापस से मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और डायरेक्शन जो है आई कैप इसको रखो प्लस दूसरा वापस आर ओमेगा बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का और एक बार ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया और डायरेक्शन आएगा जे कैप। तो एक्सेलरेशन इज ए बार इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, इसमें से ओमेगा स्क्वायर और माइनस बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन तो बचेगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बार इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो ये मिल गया आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ए इक्वल टू माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए बार इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, आर बार मतलब सेंटर से सरकमफेरेंस, माइनस आर बार मतलब सरकमफेरेंस से सेंटर। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर। सो what have you learned? What do you see from here? If the particle is performing uniform circular motion, it is always acted upon by acceleration which is towards center. वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स सेंटर। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स होना ही चाहिए। You cannot have acceleration without force. If you want to have acceleration, you should have force. Then, इसका मतलब towards center अगर एक acceleration है तो towards center एक force भी होगा, तो एक centripetal force होगा। तो हम centripetal force का formula हमको बनाना है। Before we make formula for centripetal force, ये जो acceleration हमने लिखा ये वेक्टर फॉर्म है, हम स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। स्केलर फॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें हमको डायरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो लेट अस राइट डाउन स्केलर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, वेक्टर साइन हटा दो और नेगेटिव साइन भी हटा दो, यू गेट एक्सेलरेशन एज ओमेगा स्क्वायर आर। यू हैव लर्नड, आपने ये देखा है v इक्वल टू आर ओमेगा, वेरी गुड। तो अब v इक्वल टू आर ओमेगा मतलब ओमेगा इक्वल टू v बाय आर, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा v बाय आर मतलब v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये r एक और एक कैंसल, तो v स्क्वायर बाय आर। ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सेकंड फॉर्म। पहला फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड और रेडियस, दूसरा है इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड एंड रेडियस। तीसरा you have v square by r, इसको v by r into v लिखो, बट v by r क्या है? ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा into
v। तो एक एक्सीलरेशन का एक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड एंगुलर स्पीड, दूसरा है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड लीनियर स्पीड, तीसरा है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एंड लीनियर स्पीड। ये मिल गया आपको एक्सीलरेशन के फॉर्म। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालोगे? इजी है। सेंट्रीपिटल फोर्स पहले डिफाइन करना सीखो। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल performing uniform circular motion directed towards the center of the circle is called as centripetal force, or by Newton's law force is mass into acceleration। अब एक्सेलरेशन के तीन फॉर्म, तो इसके भी तीन इक्वेशन। m पहला ओमेगा स्क्वायर r, तो r ओमेगा स्क्वायर m, दूसरा v स्क्वायर बाय r, तो m v स्क्वायर बाय r, और तीसरा m a की जगह पे v ओमेगा v ओमेगा। तो क्योंकि तीन फॉर्मूलाज थे हमारे पास एक्सेलरेशन के, तो तीन फॉर्मूलाज है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के। गुड। इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? इजी। एफ बार इक्वल टू पहला फॉर्म एम आर ओमेगा स्क्वायर। यूनिट वेक्टर याद होगा, यूनिट वेक्टर हम नॉर्मली यूज करते हैं टू गिव डायरेक्शंस। अब अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करता हूं सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ, तो उसका डायरेक्शन होगा आर कैप। उल्टा सरकमफेरेंस से अंदर की तरफ तो होगा माइनस आर कैप। और सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां पे है? सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक माइनस साइन और यहाँ पे एक आर कैप लिखोगे, हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर फॉर्म। देन you have minus mv square by r cap, मतलब वही इक्वेशन सिर्फ माइनस आर कैप लिख दिया। देन अगेन mv ओमेगा विथ माइनस आर कैप। तो यू हैव थ्री इक्वेशंस फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट टाइम हमारे पास एक पार्टिकल था जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्टार्ट उसने किया A से, आफ्टर सम टाइम t इट इज एट B। जब वो B पे है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन बाय r बार। इसके दो टुकड़े कर सकते हो, rx बार एंड ry बार। तो r बार इज rx बार प्लस ry बार। देन x डायरेक्शन के लिए हम i कैप यूज करते हैं, y के लिए हम j कैप यूज करते हैं। तो r बार इक्वल टू rx i कैप प्लस ry j कैप। बट फ्रॉम दिस फिगर, फ्रॉम दिस ट्राइंगल o एंड लेट अस गिव इट सम नेम c, OCB ट्रायंगल देखोगे तो cos थीटा इज एडजेसेंट साइड rx अपॉन हाइपोटेन्यूज r। तो rx अपॉन r, तो rx इज r cos थीटा, तो rx की जगह पे r cos थीटा डाल दिया। सिमिलरली sin थीटा लोगे तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ry बाय r, तो ry आ गया r sin थीटा, तो ry की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे r sin थीटा। तो थीटा इज ओमेगा टी, ऑलरेडी पता है आपको। तो नाउ यू हैव पोजीशन वेक्टर r बार एज r cos ओमेगा टी i कैप प्लस r sin ओमेगा टी j कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। और हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, 3-4 लेक्चर हमने बेसिक्स पे ही डाले हैं। क्यों? क्योंकि आई वांट यू टू नो दैट वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम। तो dr बार बाय dt। तो फिर डेरिवेटिव लिए, डेरिवेटिव लेने के बाद आपको मिल गया वेलोसिटी वेक्टर। फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव लोगे, फिर आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। और फाइनली आप प्रूव कर सकते हो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर r पार। माइनस साइन इज टेलिंग यू एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंट्रीपिटल है, टुवर्ड्स सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल। वेल बाय द वे, देन यू कैन राइट डाउन scalar form of acceleration, then you can write down formulas for centripetal force in vector form and in scalar form। आपके घर में जो वॉशिंग मशीन होता है, होगा आई होप, उसमें ड्रायर होता है, और ड्रायर को ड्रायर कम और सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूज, व्हाई? सेंट्रीपिटल इज अ फोर्स व्हिच इज टुवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल इज अ फोर्स व्हिच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जब आप उसमें कपड़े डालोगे, द ड्रायर स्पिन्स, and when it is spinning, all the clothes inside that chamber they are pushed away from center। और उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं साइड में, तो पानी ये छोटे होल्स के थ्रू इट इज ड्रेन्ड आउट
but kapda, because it is not very small, so cloth remains stuck to the walls of the chamber. तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है. तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया? सेंट्रीपिटल. तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में एक ही डिफरेंस है, दैट इज डायरेक्शन. सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स एंड सेंट्रीफ्यूगल इज. तो मुझे बताओ कि इसमें क्या चेंज करोगे सेंट्रीफ्यूगल लिखने के लिए? माइनस की जगह पे यू विल राइट ओनली प्लस साइन. दैट्स इट. दैट इज पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड. वी विल नॉट डू दैट इन डिटेल टुडे. सो then we have to start with a very interesting topic which is called as conical pendulum. How many of you know what is a pendulum? How many of you can define what is a pendulum? What is a pendulum? Performs oscillating motion. It has certain axis of swings. Okay. Yes, but you have defined sufficient, so no problem. So basically pendulum क्या होता है वो देख लेते हैं. और pendulum में you will be defining two different types. एक इसको बोलेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम, दूसरे को बोलेंगे प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. तो आइडियल सिंपल पेंडुलम, वेल, no one will ask you in exam define ideal simple pendulum और डिफाइन प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेंडुलम क्या है और हमने प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम को क्यों डिफाइन किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियल सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग और देयर आर कंडीशंस. सो दिस स्ट्रिंग शुड बी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. इसका खुद का मास नहीं होना चाहिए और ये इलोंगेट नहीं होना चाहिए. मैंने कितना भी इसके ऊपर फोर्स लगा दिया नीचे, तो इट शुड नॉट चेंज इट्स लेंथ. सो आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ओके, below which one end to which you have a heavy point particle. हेवी पॉइंट पार्टिकल मतलब सारा का सारा मास एक पॉइंट में होना चाहिए. इसको बोलते हैं आइडियल सिंपल पेंडुलम. बट इन रियल लाइफ कैन यू हैव अ वायर जिसका मास ही नहीं है? नहीं हो सकता. सो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ लाइट वेट, मतलब लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, one end of which is connected with a heavy dense metallic sphere. यहाँ पे आइडियल सिंपल पेंडुलम में हम पूरा का पूरा मास एक पॉइंट में होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, जो हो नहीं सकता. तो इसलिए हम प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम बनाते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग के एक एंड को एक हेवी डेंस स्फीयर कनेक्ट कर देते हैं. गुड. देन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लेंथ डिफाइन करने में कोई इशू नहीं था, क्योंकि लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से आपने सस्पेंड करके रखा है, टू द पॉइंट पार्टिकल. पर यहाँ पे देयर इज इशू बिकॉज यू कैन मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेकिन कहां तक? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉब, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉब और फ्रॉम द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉब. तो यहाँ पे यू ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास इस केस में सेंटर पे ही आता है. अब सेंटर ऑफ मास क्या है वो समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर तक का वेट करना पड़ेगा. तो इन दिस केस लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब. ये जो बॉल लगाया है आपने, हेवी डेंस मेटालिक बॉल स्फीयर, इसको आप बोलते हो बॉब. गुड. तो ये है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. अब कोनिकल पेंडुलम क्या है? व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम? तो व्हाट हैपेंस इज, मान लो मेरे पास एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है एंड व्हाट इफ आई टेक दिस, इसको मैंने यहां से डिस्प्लेस करके ऐसा लाया और छोड़ दिया, क्या होगा? It starts oscillating. So it starts oscillating. It starts performing oscillations along the arc of a circle.
ऐसा कुछ ऑसिलेट होगा वो. So what is happening is, in such cases it will perform oscillation along part of arc of vertical circle. इसको आप बोलते हो simple pendulum. Okay, then you have something called as conical pendulum. Conical pendulum में what we do is, इसमें क्या किया था, इसमें हमने इस पेंडुलम को यहाँ पे लाके रिलीज कर दिया. रिलीज करने की वजह से इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑसिलेशन. बट इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम यू डोंट डू दैट. आप इसको एक पोजीशन तक लाते हो, शिफ्ट करते हो, यू ब्रिंग इट टू सम पोजीशन एंड यू डू नॉट रिलीज इट. यू गिव इट अ हॉरिजॉन्टल पुश. ऐसा लाया, छोड़ने की जगह पे अगर छोड़ देता तो इट विल परफॉर्म ऑसिलेशंस. पर यहाँ पे लाके ऐसे धक्का दे दिया टुवर्ड्स यू, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम. So conical pendulum is nothing but simple pendulum in which the bob is given a horizontal velocity so that the bob performs horizontal circular motion. So this bob will start performing circular motion in horizontal plane. Good? ये पता होना चाहिए. दूसरा, let us go back little bit to centripetal force. Little bit. जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तब तब कंपलसरी कौन सा फोर्स होना चाहिए? सेंट्रीपिटल. ये याद रखना. जब आप गाड़ी चला रहे हो और एक टर्न आया, तो जब आपने टर्न लेने की कोशिश की तो उस केस में भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. व्हेनेवर देयर इज सर्कुलर मोशन यू मस्ट हैव व्हिच फोर्स? सेंट्रीपिटल होना ही चाहिए इन एवरी केस, बी इट दैट मौत का कुआं. हैव यू सीन दैट? यस. So even in that case, if there is no centripetal force, the motion is not possible. Even in some other cases, वो cycle ऐसा लाते हैं, और देखा होगा, right? Even in that case, जब circle या part of circle होगा, there must be centripetal force. अब we will describe the system later. हम describe करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका physics. अब ये कहीं तो हमने suspend करके रखा होगा, ऐसा हवा में तो वो रहेगा नहीं. तो देयर इज सम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेट अस से एस, पॉइंट एस. तो जब आपने इस बॉब को डिस्प्लेस करके यहां तक लाया तो कुछ एंगल बना थीटा. इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी वर्टिकल क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना है, और हाफ एंगल है. कंप्लीट एंगल मेजर करता तो वर्टिकल एंगल बोलते, हाफ है तो सेमी वर्टिकल एंगल. नाउ जब ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इन दैट केस वो किसी भी पोजीशन पे अगर हो, एट सम पोजीशन, इफ द बॉब इज एट एनी पोजीशन, लेट अस से इट इज एट पोजीशन ए, हमको देखना है व्हिच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब. तो डू यू नो व्हिच आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब? ये जो बॉब है इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? You need to pay attention here. So, of course, as you are on the Earth's surface, Earth's gravity is acting on you. मतलब आपका वेट है तो इसका भी वेट होगा, और वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स फोर्स है वहां पे, विच इज वेट. मैं थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि आई वांट टू शो सम एंगल्स हियर, सो दैट इज फाइन. तो सिर्फ मैं इसको ऐसा शो कर रहा हूँ, दैट्स इट. तो ये स्ट्रिंग है यहाँ तक, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, लिटिल बिट एक्सटेंशन. स्ट्रिंग यहीं तक है, बट दिस लाइन आई एम एक्सटेंडिंग. सो एनीवे, लेट अस कीप इट लाइक दिस. अब यू नीड टू नो एट एनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग. एक तो हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, weight of the bob, and what is the formula for weight of the bob? mg. तो mg is the force. दूसरा, आपने एक रस्सी लिया, उसके नीचे कुछ नहीं लगाया, तो रस्सी थोड़ा सा लूज रहता है. yes. Then if you put some weight at the free end, it stretches. तो in that case जो फोर्स एक्ट होता है उस रस्सी पे, उसको बोलते हो टेंशन. So there is tension in the string, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा होता है to the point of extension.
टेंशन इज अ फोर्स, फोर्स इज वेक्टर, वेक्टर हैज डायरेक्शन, तो टेंशन का डायरेक्शन होता है हमेशा टू द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, तो यहां पे आ गया टेंशन T का डायरेक्शन, टेंशन T इन द स्ट्रिंग। गुड, देन नाउ यू नीड टू नो कि यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक तो टेंशन है, एक वेट mg है। अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, या फिर एक काम करते हैं, ये जो वेट mg है इसी लाइन को मैं ऊपर ले लेता हूं, तो आई एक्सटेंड दिस लाइन ओवर हियर, बेटर। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा। कहां से थीटा आया? अल्टरनेट एंगल, ओके, अल्टरनेट एंगल। देन दिस वन विल बी, ये अगर टेंशन T इन द स्ट्रिंग है तो ये कंपोनेंट आएगा इसका एंगल को लग के कौन सा एडजेसेंट, मतलब cos थीटा, तो ये आ गया T cos थीटा। एंड एक और इसका कंपोनेंट आएगा, वो आएगा यहां पे, विच इज T sin थीटा। मैंने क्या बताया था, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो कंपल्सरीली कौन सा फोर्स होना चाहिए? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स सेंटर, तो यहाँ पे कौन से फोर्स का कंपोनेंट टुवर्ड्स सेंटर है? हाँ, टेंशन का, और वो है T sin थीटा। तो सबसे पहले इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन नंबर 1 there are two forces, weight mg and second is tension in the string। और टेंशन के भी दो कंपोनेंट, एक है T cos थीटा जो वर्टिकली अपवर्ड है, एक है T sin थीटा जो टुवर्ड सेंटर है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच फोर्स इज डूइंग व्हाट? देयर आर T cos थीटा एंड देयर इज T sin थीटा। तो T cos थीटा क्या कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। और T sin थीटा क्या कर रहा है? Which force was required? Centripetal। कहां से आया? इसने दिया। You must remember whenever particle is performing circular motion, you need to have a force towards center। तो ये कहां से आ रहा है towards center? T sin थीटा से। तो नंबर 1, T cos theta is balancing the weight mg। Number 2, T sin theta is providing necessary centripetal force which is given by mv square by r। अब अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर देते हो, वेल बाय द वे हमें करना क्या है? हमें करना ये है, हमको निकालना है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। व्हाट इज टाइम पीरियड? The time taken to complete one revolution। Very good। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो आई विल गेट mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, mm कैंसल, pt कैंसल, साइन अपॉन cos is tan थीटा which is v स्क्वायर बाय rg। करेक्ट? यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक क्लियर। देन अब हाउ डू यू bring time period in this equation? सबसे पहले याद रखना, जब पेंडुलम को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, रेस्ट पे है, रेस्ट पे कब होगा? एट दिस पोजीशन O। ये जो स्ट्रिंग का हाइट है इसको h बोलेंगे, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग का ये लेंथ है L। सबसे पहले इतना पता होना चाहिए। नाउ डू यू नो हाउ डू यू डिफाइन टाइम पीरियड? अभी अभी आपने ही बताया, हाउ डू डिफाइन टाइम पीरियड? Time taken to complete one revolution। Okay। Do you know how do you define speed? Distance upon time। Very good, distance upon time। So therefore time is equal to distance upon speed। distance upon speed। अब मुझे बताओ कि एक राउंड में, in one round, how much distance does this pendulum covers? If the radius is r, radius of this motion is r, how much distance will this ball cover in one revolution? How much distance will this bob cover in one revolution? 2 pi r, circumference of the circle। तो टाइम पीरियड जब कैपिटल T लिखोगे तो डिस्टेंस आएगा 2 pi r।
upon v. Therefore v equal to 2 pi r by t. Equation number 2. अब इस equation 2 को equation number 1 में substitute कर दो. So therefore you will get tan theta equal to v square, but v is 2 pi r by t. So 2 pi r by t का square upon rg. तो ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, और ये rg, एक r कैंसल हो गया. गुड. देन हमें क्या फाइंड करना था? टाइम पीरियड. तो t स्क्वायर इसको यहां लेके आ जाओ और tan थीटा को वहां भेज दो. तो 4 पाई स्क्वायर r अपॉन g tan थीटा. If I take square root, I get t. 4 का रूट 2, पाई स्क्वायर का पाई, बाकी सब अंडर रूट में r अपॉन g tan थीटा. राइट. अब वेल बाय द वे, कभी भी याद रखना, हमको ये जो इक्वेशन हम निकालते हैं तो वी फाइंड दिस इक्वेशन बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट इज टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड अगर आपको फाइंड करना है एक चक्कर के लिए कितना टाइम, तो वो इक्वेशन कभी भी नोन पैरामीटर्स के टर्म में आना चाहिए. नोन मतलब जो आपको पता है या फिर आप फाइंड कर सकते हो. अब ये जो r है, थिंक, इमेजिन, ये बेचारा बॉब हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म कर रहा था. क्योंकि वो मोशन में है तो आप डायरेक्टली r तो मेजर कर ही नहीं सकते. इसको बोलोगे रुक मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. द मोमेंट यू स्टॉप इट, इट इज नो मोर इन मोशन. तो r जो है इट इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल. तो हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ सम मेजरेबल. ये जो लेंथ है वो तो हमने पेंडुलम बनाया ना, तो हम डिसाइड करेंगे लेंथ कितना. तो अगर ये इक्वेशन लेंथ के टर्म में आ गया तो वी कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड. तो क्या कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से बेटर है टेक साइन थीटा. व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड. थीटा का अपोजिट या रेडियस ही तो है. दिस इज रेडियस ओनली, डू नॉट गेट कंफ्यूज. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. सिर्फ t sin थीटा इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये t sin थीटा फोर्स का डायरेक्शन बताया मैंने, एंड इट इज आल्सो रेडियस. तो दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी रेडियस है r. यहां पे भी दिखा सकते हो, नो इश्यूज. तो अप टू यू. इज इट क्लियर? दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल. तो sin थीटा इज रेडियस, मतलब अपोजिट साइड अपॉन hypotenuse, r by l. Therefore you have r equal to l sin theta. Good. तो ये जो r equal to l sin theta है, अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो गया. So you will have t is equal to 2 pi l sin theta upon g tan theta. लेकिन tan theta is sin theta upon cos theta. Cancel and cancel. Therefore time period t is 2 pi l, और ये cos जाएगा ऊपर cos theta by g. तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम मस्ट बी नोन, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया पेंडुलम हमने बनाया, हमको तो पता होगा लेंथ कितना है. सेमी वर्टिकल एंगल आप मेजर कर सकते हो, g तो कांस्टेंट है, एंड यू कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड. ओके. सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, हम एक बार इसको वापस से रिपीट कर लेंगे. वंस अगेन वी विल रिपीट दिस. Well, this is the last theoretical topic of this chapter. So how to write things in exam? It is very simple. तो सबसे पहले क्या करना, explain the system. आपके पास सिस्टम क्या है? आपके पास एक कोनिकल पेंडुलम है, बेसिकली सिंपल पेंडुलम है, सिर्फ उसके जो बॉब को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है आपने, दैट बिकम्स अ कोनिकल पेंडुलम. तो पहले वो बताओ, व्हेन द बॉब of a simple pendulum is displaced and is given a horizontal velocity such that it performs horizontal circular motion.
horizontal circular motion, then the pendulum is known as, and the pendulum is known as conical pendulum. अब आप बोलोगे इसको कोनिकल पेंडुलम ही क्यों बोला, कौन बनेगा इसके लिए कोनिकल पेंडुलम बोला, कौन बनेगा कि नहीं? जब ये बॉब हॉरिजॉन्टल यूसीएम परफॉर्म करेगा तो एक कोन बन रहा है, इमेजिन, सी, हर एक पॉइंट पे ऐसा आएगा, फिर ये बॉब यहाँ पे आएगा, फिर ये बॉब यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, तो ऐसा एक पूरा कोन बनेगा. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. तो आपको पता होना चाहिए इसको कोनिकल पेंडुलम क्यों बोला, राइट? सो व्हेन द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड, pendulum is displaced, this is pendulum, समझ लेना यहाँ पे, this is pendulum, okay, is displaced and is given a horizontal velocity such that it performs a horizontal circular motion, then the pendulum is said to be conical pendulum. अब displaced position में कौन कौन से forces act हो रहे हैं, that you need to say. So in displaced position, the forces acting on the bob are, number one, कौन से forces थे? अरे नहीं, दो ही forces थे, वो थे tension in the string and weight mg. So number one, weight mg, which is directed vertically downwards, which is directed vertically downwards. Number two, tension T in the string, और ये टेंशन T in the string कहाँ पे है? Towards the point of extension और suspension, towards the point of suspension, जहाँ पे उसको हमने सस्पेंड करके रखा है या एक्सटेंड करके रखा है, वहां पे S पॉइंट की डायरेक्शन में है T. नाउ टेंशन T के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, one is T cos theta, another is T sin theta. Tension T can be split up into two components. Number one, T cos theta, which balances, किसको बैलेंस करता है ये? Which balances the weight of the bob, weight mg of the bob. Number two, T sin theta, ये क्या करता है? Which provides necessary centripetal force for circular motion. Therefore, T cos theta equal to mg, equation number 1, and T sin theta equal to mv square by r, number 2. सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, and I will not like it कि बार बार मैं बोलूं, ध्यान यहाँ पे. Now you divide equation 2 by equation 1. So equation 2 divided by equation 1. Therefore you have T sin theta upon T cos theta, which is equal to mv square by r upon mg. Cancel and cancel. Therefore you will have tan theta equal to v square by rg, equation number 3. Let us call this as equation number 3. Good. अब हमको चाहिए था टाइम पीरियड. वैसे टाइम पीरियड तक आने के 2-3 अलग अलग मेथड्स है, मैंने एक ही बताया, एंड दैट इज ओके. यू कैन ऑल्सो डू समथिंग एल्स. आप बोल सकते हो tan थीटा इज, व्हाट इज tan थीटा?
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप r by l सब्स्टिट्यूट करके भी ला सकते हो, बट लेट इट बी, वी विल नॉट डू दैट। हम बोल देंगे बट टाइम पीरियड पता होना चाहिए। टाइम पीरियड कैपिटल T इज, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2 pi r upon speed, therefore v equal to 2 pi r by t, equation number 2। substituting equation number 2 in equation number 1, therefore we will get tan theta equal to v square, मतलब 2 pi r upon t का square upon rg। गुड। देन इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 4 pi square r square t square rg, एक और एक r कैंसल। therefore you will have t square equal to, सिर्फ t square को याद आया, tan थीटा को वहां लेके गए, तो 4 pi square r upon g tan theta, taking square root, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको मिल जाएगा t इक्वल टू 2 pi अंडर रूट ऑफ r अपॉन g tan theta। बट ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, ये भी एक क्वेश्चन है टाइम पीरियड का। ओके, अगर आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज 2 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना। बट अगर आपको लेंथ ऑफ द पेंडुलम दिया है तो हमको लेंथ ऑफ द पेंडुलम के टर्म में लाना पड़ेगा। तो फ्रॉम फिगर यू कैन से sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड r अपॉन हाइपोटेन्यूज l, therefore r equal to l sin theta, so you have to say but r equal to l sin theta, and therefore time period t is equal to 2 pi under root of l sin theta by g tan theta। Okay, and therefore t is equal to 2 pi under root of l sin theta upon g tan theta is sin theta upon cos theta, cancel and cancel, therefore t is equal to 2 pi under root of l cos theta by g। This is the equation for time period of conical pendulum, simple pendulum nahi, conical pendulum। So equation number I think 4, equation 4 gives time period of conical pendulum, So this is how you derive equation for time period of conical pendulum। So that's it, and this is the end of theory part of motion in a plane। We are left with one topic, that is relative velocity। So if it is important, I will take, so don't worry। So let us stop here for today।